Welcome class 11. This is chapter 8 and we are starting with company organization, company संगठन। जहां तक संगठन की बात थी, व्यवसाय की बात थी, व्यापार की बात थी, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, वहां पर यह देखा गया कि धन की कमी रहती है और असीमित दायित्व रहता है और उस व्यवसाय को चलाने में ओवरऑल मुश्किलें, विस्तार करने में मुश्किलें, और ये महसूस किया गया कि एक ऐसा संगठन हो जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करे और जिसमें लाभ बड़े हों और जो संगठन का साइज है काम के हिसाब से, मैन फोर्स के हिसाब से वो बड़ा हो, तो इस संगठन कंपनी संगठन की स्थापना हुई। और यहां पर कंपनी संगठन के अर्थ को जान लेते हैं। मीनिंग क्या रहेगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का? तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका समावेलन, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है और जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है। सदस्यों का दायित्व प्राय सीमित होता है, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग और निरंतर चलने वाला होता है और जिसके पास सार मुद्रा होती है, कॉमन सील होती है, मोहर लगती है, कंपनी कहलाता है। तो ये अर्थ कंपनी का, और यहां पर तमाम वो चीजें लिख दी गई हैं, तमाम वो चीजें बता दी गई हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं परिभाषा के ऊपर। तो प्रोफेसर एल.एच. हेने के अनुसार कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अलग आइडेंटिटी, और इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार मुद्रा होती है। तो ये अर्थ और परिभाषा जान लेने के बाद एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि कंपनी जो है वो एक बड़ा प्रारूप है व्यवसाय का, जहां पर वो एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है जिसमें हार्ड मांस का पुतला नहीं है, वो एक वैधानिक व्यक्ति है। वैधानिक व्यक्ति से आप समझें कि वो हमारी तरह हार्ड मांस की पुतला नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन उसे कुछ अधिकार प्राप्त होंगे और वो एक नागरिक नहीं है। बड़ी जो बात समझने की है यहाँ, वो एक नागरिक नहीं है, उसके अपने कुछ अधिकार रहते हैं, अपने कुछ उन्हें प्राप्त होते हैं, ऐसे अधिकार जिनका वो न्यायालय में भी बाद हो कोई उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसेंशियल्स हैं, विशेषताएं हैं कंपनी संगठन की। आज का हमारा यही टॉपिक है कि अर्थ, परिभाषा और कंपनी की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उन 9 बिंदुओं का जिक्र करूंगा मैं जिनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, लिख दिया गया है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसेंशियल हैं, विशेषताएं हैं, पहली के ऊपर बात करता हूं। कंपनी जो है वो व्यक्तियों का समामेलित संघ है। यहां पर जहां बात होती थी एकाकी व्यवसाय की, एकाकी व्यापार की, एक अकेला व्यक्ति चलाता था, और फिर साझेदारी हुई, एक से ज्यादा 2 व्यक्ति मिलकर उसको करने लगे। अब यहाँ पर कंपनी संगठन में 2 किस्म के संगठन मौजूद रहते हैं, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में जो संख्या है उन कंपनी चलाने वाले व्यक्तियों की, वो कम से कम 7 लोगों का एक समूह होना चाहिए, और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति जो हैं वो अवश्यमेव होने चाहिए, और इनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। अब बात यहाँ पे ही खत्म नहीं हो जाती। कंपनी संगठन में जो धन का दायरा है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर
बहुत सारे लोग कंपनी के अंश खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये भी उस कंपनी में हिस्सेदार होते हैं। अब बात यहाँ पर ठहरती है कि व्यक्तियों का समावेशित संघ है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो जब भी कंपनी को जितने शेयर उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं। तो वो अपना धन जितना उनकी जेब उन्हें अलाउ करे, जितना उनकी जेब में धन हो जिसको वो लगा सकें उसको वो लगाते हैं। तो ये व्यक्तियों का समावेशित संघ है, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 लोग मिलकर इस व्यवसाय को चलाते हैं, और निजी कंपनी में कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसा मैंने पहले कहा कि वो कोई व्यक्ति नहीं है सच जिसके नाक मुंह हो, जिसको पीड़ा होती हो, वो एक वैधानिक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसे किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने, अपने स्वामित्व में संपत्ति रखने और उस संपत्ति को बेचने या विनिमय पत्र लिखने आदि के संबंध में कानूनी अधिकार होते हैं। ये बहुत आवश्यक है समझना कि जो कंपनी है वो एक व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति उसे मिलकर चलाते हैं, और वो एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, एक नागरिक वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कुछ कानूनी अधिकार हैं जिनका प्रयोग करते हुए वो कंपनी को मिलकर वो लोग चला सकते हैं। तीसरा जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि जो सभी दायित्व और संपत्तियां हैं वो कंपनी के स्वयं के होते हैं, और ना कि कंपनी के स्वामियों के। स्वामियों का अर्थ यहां समझ लें, स्वामी जो है वो असल में अंशधारी भी हैं, कि किसी व्यक्ति विशेष ने 5 अंश खरीदे, 5 शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के 100 रुपए मूल्य के, 500 रुपए लगाए। किसी ने 50 शेयर खरीदे हैं तो 50 को 100 अगर उसका मूल्य है तो 50 गुणा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से 5000 रुपए लगाएं। तो हर व्यक्ति ने जितने शेयर खरीदे हैं उसकी उतनी लायबिलिटी, उतना दायित्व उस कंपनी के अंदर फिक्स होता है, और वो उतने रुपए देने के लिए बाध्य है कंपनी को जब भी कंपनी उससे वो धन जो है वो मांगती है। तो यहाँ ये समझ लेना है कि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, और सभी दायित्व और संपत्तियां जो हैं वो कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि जो कंपनी के स्वामी हैं, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स जिन्हें आप कह रहे हैं वो है। चौथी जो विशेषता है वो है स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन। यहां अगर बात की जाए कंपनी के अस्तित्व के बारे में, अब पहले जैसे मैंने कहा कि ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है, इसका शरीर नहीं है, इसकी आत्मा नहीं है कंपनी की। तो यहां पर इसके अस्तित्व के बारे में समझ लेना इन शब्दों से बड़ा क्लियर होता है। मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। वो हमेशा चलती रहेगी, सदस्य आएंगे, सदस्य जाएंगे। और इवन जो कंपनी में जो लोग 7 या 7 से ज्यादा जो भी लोग हैं सार्वजनिक कंपनी में, वो बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहेगी अनंत काल तक, अनिश्चित। और इसमें भी एक प्रोविजन है कि अगर वो आपने उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम जो शर्तें हैं वहां वो शर्तें लिख ना दिया हो कि इतने समय के बाद ये कंपनी स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी, तो अगर वो ना लिखा हो तो वो अनिश्चित काल के लिए चलती रहेगी, सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
लेकिन वो कारवां बदस्तूर जारी रहता है। तो इस तरह से कंपनी जो है वो आगे से आगे अपना काम जारी रखती है। तो ये हुआ स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन। और सीमित दायित्व, पांचवी जो विशेषता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी से, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कंपनी में जो अंशधारी हैं वो उतने ही हिस्से तक सीमित होते हैं जितना उन्होंने धन लगाया होता है। मान लो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ रुपए है और किसी व्यक्ति विशेष ने वहां पर 10,000 रुपए के अंश खरीदे हैं, तो उसका जो सीमित दायित्व से अर्थ है वो उन 10,000 रुपयों तक ही सीमित होता है। वो 1000 करोड़ वो कंपनी का ओवरऑल जो दायित्व है उसकी बात हो रही है। उस व्यक्ति विशेष के ऊपर जो शेयर होल्डर है, अंशधारी है, जो कि अंशधारियों के बारे में कहा गया है कि वो भी स्वामी का रूप होते हैं। तो स्वामी है लेकिन वो सिर्फ उस 1000 करोड़ रुपए में 10,000 रुपयों का है। जिसने 50,000 रुपए के अंश खरीदे हैं वो 50,000 रुपयों तक ही सीमित है उसका दायित्व। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कंपनी के संदर्भ में। छठी जो विशेषता है, 6th पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सार मुद्रा। जो कंपनी है उसकी एक कॉमन सील होती है। अब कंपनी जो है कोई व्यक्ति नहीं है कि वो अपना सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, तो लिहाजा ऐसे में कंपनी की एक मोहर बनी होती है जो कंपनी के सेक्रेटरी, सचिव के पास रहती है, और वो मोहर जो है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है और वो मोहर लगती है, सील लगती है बाकायदा, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है। तो ये इसकी छठी विशेषता हुई। 7वीं विशेषता है अंशों की हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो शेयर जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कि किसी व्यक्ति ने खरीदे हैं और वो चाहता है कि मैं अब इन शेयर्स को बेच दूंगा। कोई ये व्यक्ति है, उसके पास 10,000 रुपए के शेयर हैं किसी कंपनी के ABC लिमिटेड के, और वो उन शेयर्स को किसी बंदे X को बेचना चाहता है, तो वो बेच सकता है, वो अंश जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। 8th पॉइंट है विशेषता का स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना। ये शेयर होल्डर्स, अब सभी जो शेयर होल्डर्स हैं, मान लो हजारों की संख्या में शेयर होल्डर्स हैं या लाखों की संख्या में शेयर होल्डर्स हैं, लेट अस सपोज। अब लाखों लोगों ने या हजारों लोगों ने धन लगाया है, कंपनी में शेयर खरीदे हैं, तो हर व्यक्ति जो है वो कंपनी की मीटिंग्स में शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए वो अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं कि हम सबके बिहाफ पर हमारे ये लोग जो हैं वो कंपनी की मीटिंग्स में, एनुअल जनरल मीटिंग या कोई दूसरी मीटिंग्स हैं, उनमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो अपने शेयर होल्डर्स को चुन लेते हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और ये जाकर के जब भी कंपनी की मीटिंग होती है उसमें अपना पक्ष रखते हैं, कंपनी के उत्थान की बात करते हैं, उसके बेहतरी की बात करते हैं, और सभी शेयर होल्डर्स का वहां आना जरूरी नहीं होता। तो स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होने से ये अर्थ है। 9वां और आखिरी बिंदु, जोखिम सहन करना, रिस्क बियरिंग है। अब यहां पर अगर हम पीछे पृष्ठभूमि में जाएं तो एकाकी व्यापार में सारे का सारा रिस्क एक बंदे का, क्योंकि उसका ओनर एक है। उसमें साझेदारी में, पार्टनर्स में 2 हैं, 2 बंदों का रिस्क है। लेकिन यहां अनडिवाइडेड है, जो रिस्क है वो इतने ज्यादा लोगों के ऊपर है कि कंपनी जो है वो साहसिक निर्णय लेने से, जहां पे रिस्क की बात है, वो खतरा उठाते हैं।
और जितना बड़ा खतरा होता है, यकीन कीजिए लाभ भी उतने ही बड़े होते हैं। और कंपनी संगठन जो है बड़े खतरे उठाते हुए, समय की मांग को देखते हुए बड़े निर्णय लेता है और बड़े फायदे उठाता है। इसीलिए कंपनी संगठन जो है वो व्यवसाय का एक ऐसा प्रारूप है जो आज के दौर में बहुत कामयाबी के साथ काम करता है। तो ये थे इस कंपनी संगठन की 9 विशेषताएं। अगले वीडियो में बात करूंगा कंपनी संगठन के मूल्यांकन के बारे में, जहां पर कंपनी संगठन के लाभ और सीमाओं पे चर्चा होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टॉपिक को जारी रखते हुए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।